केमिस्ट्री हिंदी मीडियम 12th क्लास में आपका स्वागत है। हम कल पृष्ठ पुनर्विन्यास पिछला जो पॉइंट था वो देख चुके थे। पृष्ठ पुनर्विन्यास अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया थी। हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। फिनोल की केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे हम। फिनोल की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं, एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो उस कंडीशन में फेनिल एसीटेट जो है प्राप्त हो जाता है। O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टिकरण हो जाता है फिनोल का। अब इसे नाइट्रोबेंजीन में, थोड़ा ध्यान देना भाई, नाइट्रोबेंजीन में, अब इसे नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो यह पुनर्विन्यासित हो जाता है और पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता है। ये रिएक्शन ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाता है। ये एसिडीकरण हो जाएगा इसका CH3 प्लस OH COCH। ये था पृष्ठ पुनर्विन्यास। पृष्ठ पुनर्विन्यास में क्या होता है, जब करवाए बाद समझाया एसिड क्लोराइड की रिएक्शन इससे करवाते हैं तो HCl जो उसका HCl रिमूव हो जाएगा, उसका निष्कासन हो जाएगा, एस्टिकरण हो जाएगा। एस्टिकरण, अब ध्यान दें यहाँ पर, यदि हम इसकी क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में करवाते तो अभिक्रिया एसिडीकरण अभिक्रिया होती, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। लेकिन हमने पहले सीधे अभिक्रिया करवाई तो उस कंडीशन में हमारे पास एस्टिकरण अभिक्रिया जो है वह प्राप्त होगी। एस्टिकरण होने के बाद जब इसे नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तब इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्विन्यास। और इस पुनर्विन्यास के परिणाम स्वरूप हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो है वह प्राप्त हो जाता है पुनर्विन्यासित होकर। इस पुनर्विन्यास को पृष्ठ पुनर्विन्यास कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इस पुनर्विन्यास को पहले यहाँ जुड़ा, फिर पुनर्विन्यासित हुआ, तो इस पुनर्विन्यास को पृष्ठ पुनर्विन्यास कहते हैं। मैंने रिपीट भी कर दिया आपके लिए क्योंकि पिछली क्लास में हमने जल्दबाजी में देखा था, आप तसल्ली से आपने इसे देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट लेते हैं 6 हम लेते हैं फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। फॉर्मिलीकरण क्या करते हैं? फॉर्मिलीकरण, फॉर्मिल समूह का जोड़ना फॉर्मिलीकरण है। एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप, फॉर्मिल समूह का जुड़ना, ये है फॉर्मिल समूह। ये इसे ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मिल समूह। तो फॉर्मिल समूह का जुड़ना क्या है? फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिल समूह का जुड़ना फॉर्मिलीकरण। तो ये फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया देखेंगे। पहले हम फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया जो है वो देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया ये क्या है? देखिए, इस अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया HCN तथा HCl से करवाते हैं। HCN तथा HCl से करवाते हैं। उपस्थिति हम यहाँ पर लेते हैं ZnCl2 की।
उपस्थिति हम यहाँ पर लेते हैं ZnCl2 की। एक छोटी सी बात और रिपीट करूंगा मैं थोड़ा सा। फ्रिज पुनर्विन्यास जो हमने पढ़ा था उसमें और तो पर दोनों प्रोडक्ट प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर ध्यान दें 333 जो है उससे नीचे केल्विन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मुख्य उत्पाद होगा वो पैरा होगा, पैरा। और दूसरा यदि हम देखें 433 केल्विन या उससे ऊपर तापक्रम हो, 433 केल्विन या इससे ऊपर तापक्रम हो तो ऑर्थो उत्पाद जो है वह आधिक्य में होगा। ठीक है, आधिक्य में होगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देना। घटमान अभिक्रिया देख रहे थे हम। घटमान अभिक्रिया में HCl तथा HCl तथा HCl की अभिक्रिया फिनोल से करवाई जाती है ZnCl2 की उपस्थिति में। तो उस कंडीशन में फिनोल का फॉर्मिलीकरण हो जाता है, फिनोल का फॉर्मिलीकरण होता है। तो पहले ये देखो आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। बॉन्ड तोड़िए, अधिक द्वितीय को इलेक्ट्रॉन दीजिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन जोड़िए और दूसरे पर CH डबल बॉन्ड NH। ध्यान दीजिए दोबारा, बॉन्ड क्लीवेज होगा तो अधिक द्वितीय ऋणावेशित होगा, ये धनावेशित होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर जाने, कार्ड नाइट्रोजन ऋणावेशित, तो ऋणावेशित पर ये धनावेशित हो जाएगा, ये धनावेशित, ये ऋणावेशित, ये ऋणावेशित, ये धनावेशित। अपोजिट चार्ज जो है वो जोड़ दीजिए, अपोजिट चार्ज जो है वो जोड़ दीजिए, ये इस पर, ये तो ये बन गया। अब यह फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए फिनोल की पैरा पोजीशन पर इसका एडिशन होगा, फिनोल की पैरा पोजीशन पर इसका एडिशन होगा। HCl रिमूव हो जाएगा, बाकी को जोड़ दीजिए, OH CH डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर H था, थोड़ा ध्यान दीजिए, वही रखा मैंने NH। अब इसका आप जलापटन कर दीजिए। जलापटन करोगे तो उस कंडीशन में CH बन जाएगा, मतलब पैरा पोजीशन पर फॉर्मूला है, पैरा फॉर्मिल फिनोल बोल दीजिए, चाहे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बोल दीजिए। ठीक है, फॉर्मिलीकरण जो है वो पैरा पर हो जाएगा, पैरा पोजीशन मतलब पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, फॉर्मिलीकरण करवा रहे हैं, फॉर्मिल समूह का जुड़ना फॉर्मिलीकरण है, ये फॉर्मिल समूह आपका, ये आपका फॉर्मिल समूह है। अब हम आगे देखते हैं घटमान अभिक्रिया। इसमें फॉर्मिलीकरण में पहले अभिक्रिया जो है वो है लेते हैं घटमान अभिक्रिया। घटमान अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया जो है वो HCl तथा HCl के साथ करवाते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में। ड्राई या निर्जल ZnCl2 लेते हैं, ऐसा होता है निर्जल या ड्राई। तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, इसकी उपस्थिति में पहले पाई बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा HCl का, पाई बॉन्ड पर HCl का योग करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास उत्पाद को इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इमीन बोलते हैं इसे, क्लोरोमेथिल इमीन। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसकी क्रिया जब हम फिनोल के साथ करवाते हैं तो पैरा पोजीशन जो है उस पर यह सब्स्टिट्यूशन देगा, उस पर सब्स्टिट्यूशन देगा तो ये HCl निकल गया और सब्स्टिट्यूशन इस पर हो गया। जलापटन करवा दीजिए, पैरा पोजीशन पर फॉर्मिल समूह है आ जाएगा। ये है घटमान अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लें।
ZnCl2 निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में फिनोल की क्रिया HCl तथा HCl से करवाते हैं तो हमें एक प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर पैरा पोजीशन पर फॉर्मिल समूह जो है उसे देता है, उसे जोड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहली थी, अब दूसरी देखिए। बी राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। राइमर-टीमान अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब यदि इस अभिक्रिया में हम देखें राइमर-टीमान अभिक्रिया में तो फिनोल की क्रिया फिनोल ले लिया हमने, इसकी क्रिया दल में क्षार KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। ClCl3+3KOH से करवाते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो स्थिति पर क्या आ जाएगा? फॉर्मिल समूह आ जाएगा और फॉर्मिलीकरण हो जाएगा। देखो लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज पुनर्विन्यास की लैंग्वेज में आपको बताइए इसको हम फॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया में घटमान अभिक्रिया है, उसके अभिक्रिया की लैंग्वेज में आपको जो भी बोला था वही आपको लिखना, वही लैंग्वेज है। राइमर-टीमान में भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार KOH अथवा NaOH से कराते हैं तो ऑर्थो स्थिति पर फिनोल का फॉर्मिलीकरण हो जाता है। यही राइमर-टीमान अभिक्रिया की लैंग्वेज है और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि +3KCl +3H2 +H2 जितने भी बैलेंस कर लेना, जो भी आते हैं जितने भी। तो अब इस प्रकार से रिएक्शन जो हो बैलेंस रिएक्शन है, हम आसानी से इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन जो है उनकी संख्या 2 और आगे ऑक्सीजन जो है इधर ऑक्सीजन 3 और 1 4 है और आगे 1 2 3 हमें 4 करने की पूरा स्कोर। ये लो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, डफ अभिक्रिया। हो सकता है आपको थोड़ी हार्ड भी लगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। डफ अभिक्रिया इसमें देखिए डफ अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ कराते हैं। किसमें? ग्लिसरॉल में। ध्यान दीजिए, आपको डफ अभिक्रिया में लैंग्वेज लिखनी है कि जब फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ ग्लिसरॉल में करवाते हैं तो उस स्थिति में एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर सैलिसिल एल्डिहाइड देता है। सैलिसिल एल्डिहाइड देता मतलब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाता है? इसका फॉर्मिलीकरण हो जाता है। तो देखिए OH इस कंडीशन में यहाँ पर जो है वो जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से है? हाइड्रोजन जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 और NH। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हम इसी प्रकार से लिखोगे आप लैंग्वेज, यहाँ पर ये नहीं इंपॉर्टेंस रखता कि कौन सी चीज कहाँ से या क्या पूछता, ये इससे जो है वो ग्रुप मिलते हैं। तो फिनोल की क्रिया जब हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से ग्लिसरॉल में कराते हैं तो उस स्थिति में हमें ऑर्थो प्रतिस्थापी मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर
जो जलापटल पर हम लिक्विड जलापटल कर सकते हैं, तो जो जलापटल पर हमें क्या लगता है, सैलिसिल एल्डिहाइड दिखता है। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, पीछे भी आ चुके हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड जो पहले भी आ चुका है पिछले अभिक्रिया में राइबोटिमान में, और यहाँ पर भी सैलिसिल एल्डिहाइड जो है वो बनता है। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। ये जो जितने भी नेम रिएक्शन है, फ्रीज पुनर्विन्यास है, गाटमान है, राइबोटिमान है, टफ है, इन्हें अच्छे से तैयार कर ले, अच्छे से इन्हें तैयार करके और फिर बार बार इन्हें पढ़ ले, तैयारी कर लेगी आपकी। फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया थी। नेक्स्ट देखिए, शेविंग होगा कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना ही कार्बोक्सिलीकरण है। देखिए आप, कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना ही, इस समूह का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ेगा, कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना ही कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं। इसमें पहली अभिक्रिया जो है वो हम ले लेते हैं राइबोटिमान अभिक्रिया। आप समझोगे कि ये वर्ड तो अभी अभी आपने काम में लिया था, यह है नेम रिएक्शन, तो आप अभी अभी इसमें फॉर्म्युलीकरण में ले चुके हो। हाँ, फॉर्म्युलीकरण भी होता है राइबोटिमान से और कार्बोक्सिलीकरण भी होता है। जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो फॉर्म्युलीकरण होता है, लेकिन जब हम फिनोल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, 7 KOH लेते हुए, तो उस कंडीशन में इसका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है और सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। यही लैंग्वेज है। सैलिसिलिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। कब होता है, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उस वह तथा क्षार KOH की क्रिया फिनोल के साथ करवाते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है, प्लस 4KCl प्लस H2। जितना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही आप H2O लगा दीजिए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 और 1 5, और इधर है 3 और 1 4, 1 बढ़ा दीजिए, 2H2 कर दीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ ये बात। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O ऑक्सीजन के हिसाब से लगा दीजिए। इस रिएक्शन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस प्रकार से राइबोटिमान अभिक्रिया के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलीकरण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं अभिक्रिया। दूसरी जो है उसे कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी आ सकती है, कोल्बे अभिक्रिया अथवा कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे अथवा कोल्बे श्मिट अभिक्रिया जो है उससे भी कार्बोक्सिलीकरण जो है वो होता है। कैसे होता है देखिए, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इसे क्षार अपघटित करते हैं, NaOH से इसे क्षार अपघटित कर देंगे, जिससे आप समझते जाएं और ये लैंग्वेज में जोड़ते जाएं, जिससे हमें सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड जो है वह प्राप्त हो जाएगा, हम इसे क्षार अपघटित करेंगे तो उस कंडीशन में। अब हम इसकी क्रिया CO2 गैस के द्वारा करवाते हैं, उच्च दाब, हाई प्रेशर, उच्च दाब तथा 398 केल्विन ताप पर करवाते हैं, तो उस कंडीशन में इसका कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है।
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना ही कार्बोक्सिलीकरण है, CO2 का जुड़ना ही कार्बोक्सिलीकरण है, COOH समूह का आना ही कार्बोक्सिलीकरण है। जुड़ेगा तो केवल ये ही खाली, और आएगा COOH समूह है, तो COOH समूह का आना ही कार्बोक्सिलीकरण है। तो CO2 गैस आ रही है, जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक बार आधी अधूरी संरचना बना रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि आपको मैं एक बार समझा सकूं। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आगे अधूरी बनाई है जानबूझ करके मैंने। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब ऑर्थो पोजीशन पर होता है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ टूट करके वो स्ट्रक्चर बनेगा। अब यह हाइड्रोजन और ये प्रोटॉन और सोडियम कहाँ कहाँ मिलेंगे? जहां पर आसानी से प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटोनन होगा, वहां पर तो आ जाएगा सोडियम, और जहां से कम आसानी से प्रोटॉन निकलेगा मतलब दुर्बल अम्ल होगा, वहां पर तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, और जहां पर प्रबल अम्ल जैसे कार्बोक्सिलिक समूह आ गया तो प्रबल अम्ल समूह है, तो आसानी से प्रोटॉन जो है जहां से निष्कासित होगा वहां पर सोडियम आयन आ जाएगा। अब आप इसे अम्ल जल अपघटित कर दीजिए, तनु अम्ल से अम्ल जल अपघटित कर दीजिए, तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आपके पास सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा आपके पास। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने की ये विधि है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ठीक है, आप यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिए। ये सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका एसिटिलीकरण करके हम एस्प्रिन, जो कि हार्ट अटैक में काम में ली जाने वाली औषधि है, मेडिसिन है, वो बनाई जाती है, वह बनाई जाती है। यहाँ पर चर्चा चलिए तो मैं यहीं पर बता दूं, इसका यूज बाकी यूज जो है वो प्रयोगशाला में है, बाकी है वो तो है। ये एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेकेलाइट बनाने में है तो आगे बेकेलाइट बनाएंगे वगैरह, जो भी है फिनोक्सिलिन बनाने में कहीं पर भी जो भी है फ्लोर के यूज वो देख लेंगे। अब फ्लोर से हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया, और सैलिसिलिक एसिड का यूज क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। पहले तो आप कोल्बे अभिक्रिया जो है या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया उसे अच्छे से समझ लें। इसे क्षार अपघटित करते हैं, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं उच्च दाब पर, और उस दाब पर तो इस प्रकार से हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, और उसे हम अम्ल अपघटित करेंगे या अम्ल जल अपघटित करेंगे तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये तो हो गई नहीं इसकी जो आपको लिखनी है। अब यहाँ पर ध्यान दें एक बार, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब मैं इसका यूज बता रहा हूँ एक बार आपको। ये सैलिसिलिक एसिड किस काम में आता है? यह सैलिसिलिक एसिड जो है वह किस काम में आता है? देखिए, ये सैलिसिलिक एसिड जो है इसको हम एसिटिक अनहाइड्राइड से अपघटित करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड से अपघटित करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? एसिडीकरण हो जाएगा, और एसिडीकरण होने से हमारे पास ये बनेगा OH समूह पर एसिडीकरण होगा तो हमारे पास ये बनेगा, इसका नाम है एस्प्रीन। इसका नाम क्या है? एस्प्रिन औषध है, और एस्प्रिन इस प्रकार से बनाते हैं। सैलिसिलिक एसिड जो हमारे पास है उसका हम कर देते हैं फॉर्मिलीकरण, और फॉर्मिलीकरण हो जाता है तो एस्प्रिन औषध हमें प्राप्त होती है, मेडिसिन हमें प्राप्त होती है। एंड लास्ट रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया इस प्रकार की लास्ट है। दूसरे प्रकार हाइड्रोजनीकरण के तीसरे प्रकार की देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। देखिए, जब हम फिनोल का हाइड्रोजनीकरण
करवाते हैं तो असंतृप्त पर होता है, मतलब 3H2 हाइड्रोजनीकरण जो है वह असंतृप्त पर होगा, तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना ही H2 मॉलिक्यूल जो है उनका एडिशन हो जाएगा। तो अब उतना ही H2 मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। तो अब एडिशन में आप देखिए H2 का एडिशन करवाते हैं तो प्लेटिनम निकल अथवा प्लेडियम, निकल अथवा प्लेडियम की उपस्थिति में जब हम इसका करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड पर टोटल पर एडिशन हो गया और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल। यदि आप एग्जाम में आपको आदत होती है बेंजीन रिंग को अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने की, तो वो कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है उन पर एडिशन हो चुका हाइड्रोजन का, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। और साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मूला लिखोगे तो C6 H11OH ये साइक्लोहेक्सेनॉल है हाइड्रोजनीकरण करने से। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण है। अब आप निकल अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करते हो तो उस कंडीशन में पाई बॉन्डिंग पर हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा और साइक्लोहेक्सेनॉल जो है वह प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरे प्रकार के विक्रियाएं जो हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के विक्रिया, कैपिटल C से। तीसरे प्रकार के विक्रिया ये संघनन अभिक्रियाएं कहलाती है। जल के अणु का निकलना संघनन अथवा कंडेंसेशन। संघनन अभिक्रिया, जल के अणु का निकलना क्या होता है, संघनन या कंडेंसेशन होता है। संघनन अभिक्रिया तीसरे प्रकार की विक्रिया। इसमें हम पहले विक्रिया देखी तो फिनॉल जो है उसके संघनन की अभिक्रिया देख रहे हैं हम, उसमें किस प्रकार से संघनन होता है, कैसे जल अणु निष्कासन होने से विभिन्न उत्पाद जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो संघनन अभिक्रिया जो है वो हम इसमें देखेंगे। तो यदि हम एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक प्रकार की संघनन अभिक्रिया एसीटोन के साथ अभिक्रिया। इसे आप इसमें लिख सकते हो आप बिसफिनॉल A प्राप्त होता है जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं इसकी एसीटोन के साथ, तो H2O जो है वो निकल जाता है, संघनन हो जाता है उसका, -H2O जो है वह निष्कासित हो जाता है और बिसफिनॉल A प्राप्त होता है। बिसफिनॉल A, ये है बिसफिनॉल A प्राप्त होता है। क्लियर? ये संघनन अभिक्रिया है। एसीटोन के साथ अभिक्रिया लिखी हमने फिनॉल की, तो फिनॉल को एसीटोन के साथ गर्म करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो जल का निष्कासन हो जाता है और बिसफिनॉल A प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने में उन्हें अदरवाइज प्रोडक्ट रिएक्शन ग्लूकोज बन जाएगा। फिनॉल की क्रिया जब हम एसीटोन के साथ करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो उस कंडीशन में H2O का निष्कासन हो जाता है और बिसफिनॉल A प्राप्त होता है। इसका नाम है बिसफिनॉल A।
H2O निकाल दो, बस आप पैरा पोजीशन वाला H2O निकाल दो। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया BDAC के साथ अभिक्रिया, BDAC के साथ अभिक्रिया, BDAC बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। BDAC की फुल फॉर्म है बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले आ चुका है, ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी पिछले वीडियो देखोगे तो BDAC की फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी, बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये क्या होता है? ये होता है, यहाँ पर ध्यान दें, मैं पहले चलो फिनॉल ले लेता हूँ, और फिनॉल की क्रिया जो है वो BDAC के साथ करवाएंगे। इसमें आप लिख सकते हो पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन प्राप्त होती है, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए आप इसे, Cl माइनस N2 प्लस ये हो गया। अब HCl जो हो निकल जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा N2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाता है। कब बनता है? जब हम फिनोल की क्रिया BDAC के साथ करवाते हैं तो संघनन अभिक्रिया मतलब सरल अणु का निष्कासन, जल का अणु HCl का अणु सरल अणु का निष्कासन हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है वह बन जाएगा। HCl निकाल देंगे आप सरल अणु और इस प्रकार से आप फॉर्मेशन कर लेंगे। ये एक कलर या डाई है जो आगे आपको समझ में भी आ जाएगी, और यह हो सकता मैंने पहले भी आपको बता दिया। साइड आगे आएगी आपके, अभी नहीं आगे आएगी, लेसन नंबर 13 में। अब आगे देखते हैं तीसरी अभिक्रिया जो है वह है देखते हैं। ठीक है, संघनन अभिक्रिया ही है। ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया जब हम थैलिक एसिड से कराते हैं, किससे? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इस कंडीशन में हमें नैप्थलीन प्राप्त होता है। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया देते हैं तो फिनैप्थलीन प्राप्त होता है, फिनोक्सिलिन प्राप्त होता है। फिनोक्सिलिन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें फिनोक्सिलिन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लें, बाकी कल मैं इसकी स्ट्रक्चर बता दूंगा। आज समय के हिसाब से इतना ही हो पाएगा। थैंक यू।